चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th लेसन 2 समाजवाद और साम्यवाद के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। समाजवाद और साम्यवाद, हमारा पाठ का नाम है समाजवाद और साम्यवाद। पहला सवाल, कार्ल मार्क्स की जीवनी तथा सिद्धांत लिखें। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। जर्मनी में कहाँ हुआ था? तो ट्रियर नगर में हुआ था। वह बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। इनके पिता हेनरिक मार्क्स पेशे से एक प्रसिद्ध वकील थे। कार्ल मार्क्स ने बोन तथा बर्लिन विश्वविद्यालय से विधि या कानून की शिक्षा ग्रहण की। उनके जीवन में नया मोड़ उस वक्त आया जब इन्होंने 1843 ईस्वी में अपने बचपन की साथी जेनी के साथ विवाह किया। कार्ल मार्क्स ने अपना पूरा जीवन किसानों एवं मजदूरों को संगठित करने एवं उनके हक तथा अधिकारों की लड़ाई लड़ने में लगाया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने अधिकार को पाने के लिए दुनिया के मजदूर एक हों। मजदूर एक हों कब? जो अपने अधिकार को पाने के लिए दुनिया के जितने भी मजदूर हैं वह एक हो। यह कथन किनका था? कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किया: द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी के ट्रियर गांव में हुआ था। जर्मनी के ट्रियर नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम था हेनरिक मार्क्स, जो पेशे से वकील थे। इन्होंने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल की स्थापना की थी। दास कैपिटल क्या था? तो दास कैपिटल समाजवादियों का बाइबिल था। ये सब ऑब्जेक्टिव है, पूछेंगे सवाल एग्जाम में। कार्ल मार्क्स ने कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो 5 सूत्री: द्वंद्वात्मक, वर्ग संघर्ष, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना। इतना पॉइंट अगर याद रखेंगे तो कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में हम लिख सकते हैं। अगला सवाल है, पूंजीवाद क्या है? तो पूंजीवाद से पता चल रहा है कि पूंजीवाद में एक पूंजी आता है, एक वाद आता है, यानी पूंजी से रिलेटेड है। देखिए कैसे। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप यूरोपीय देशों में एक नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत की गई, जिसे पूंजीवाद के नाम से जाना जाता है। इसमें वस्तुओं का उत्पादन व्यक्ति का व्यक्तिगत लाभ के लिए किया जाता है। कह रहा है कि जब औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप, यानी औद्योगिक क्रांति का मतलब होता है कि उद्योगों में आई हुई क्रांति, उसके फलस्वरूप यूरोप के देशों में नई आर्थिक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। नया आर्थिक व्यवस्था कहने का मतलब है कि ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी भी वस्तु का निर्माण व्यक्ति के लाभ के लिए किया गया, उसे पैसा देकर के खरीदना ही पूंजीवाद कहलाया। तो ज़्यादा साधन किसके लिए है? पूंजीपतियों के लिए। जिनके पास धन संपत्ति है उनके लिए पूरा साधन है, और जिनके पास धन संपत्ति की कमी है उनके पास साधन की भी कमी होगी। अगला सवाल है, खूनी रविवार क्या है? आइए पहले इसको पढ़ने से पहले हम लोग इसको समझते हैं। खूनी रविवार की घटना क्या हुई थी? तो यह जो घटना घटी थी वह 9 जनवरी 1905 ईस्वी को रूस के मजदूर अपने राजा के पास रोटी दो के नारे लगाते हुए अपना अधिकार मांगने जा रहे थे। मगर वहाँ का जो राजा था, जिनका नाम था निकोल्स द्वितीय, वह इतना निरंकुश था, इन पर किसी का भी अंकुश नहीं था। मतलब कि वह खराब राजा थे, और उन्होंने अपनी प्रजा की बातों को सुने बिना ही उन पर गोलियां चलवा दी, और उस भीड़ में जितने भी मजदूर गए थे वह सभी के सभी मारे गए।
तो उस दिन 9 जनवरी 1905 को रविवार का दिन था, इसीलिए इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। आइए अब इसको लैंग्वेज से समझते हैं। खूनी रविवार की घटना रूस के इतिहास का एक काला दिन था, जिस दिन हजारों हजार जिंदगियां मौत के मुंह में समा गई। 9 जनवरी 1905 ईस्वी के दिन रूस के मजदूरों का एक समूह रोटी दो के नारे लगाते हुए अपने राजा के पास अपने अधिकार को मांगने जा रहे थे, परंतु वहां का वह निरंकुश राजा जार निकोल्स द्वितीय, जार किसको कहा जाता है तो रूस के सम्राट को कहा जाता है, अपनी प्रजा की बातों को सुने बिना ही उस निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें सभी मजदूर मारे गए। चूंकि वह दिन रविवार का था जिस दिन खून की होली खेली गई थी, इसलिए इस दुखद घटना को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? अगला सवाल, अक्टूबर क्रांति से आप क्या समझते हैं? नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी हम कहेंगे कि अक्टूबर क्रांति नवंबर 1917 ईस्वी में घटित हुई थी। अक्टूबर क्रांति का जो दूसरा नाम था वह बोल्शेविक क्रांति भी था, क्योंकि इस क्रांति में लेनिन को समाज के सभी वर्गों का साथ मिला था, इसलिए इसे बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। चूंकि रूस में ग्रेगरियन कैलेंडर प्रचलित होने के कारण आगे घटने वाली घटनाओं को पीछे करके गिनती की जाती थी, इसलिए नवंबर में घटने वाली इसी घटना को अक्टूबर की क्रांति कहा जाता है। देखिए, इसको समझना तो यही समझेंगे कि अक्टूबर क्रांति का जो दूसरा नाम था वह था बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक कहने का मतलब हो गया बहुमत, जिसके पास ज्यादा बहुमत होगा उसी की क्रांति। बोल्शेविक का अर्थ क्या होता है? बहुमत। और यह जो घटित हुई थी वह नवंबर महीने में हुई थी। किस महीने में हुई थी? नवंबर महीने में हुई थी। चूंकि वहां पर जो कैलेंडर था वह ग्रेगरियन कैलेंडर प्रचलित था। यह कैलेंडर का नाम था, जिसमें क्या होता था कि अगर नवंबर है तो उसको हम पीछे के महीना में गिनते थे। जैसे नवंबर के पहले क्या आता है? अक्टूबर। इसलिए नवंबर में जो क्रांति हुई थी इस कैलेंडर के अनुसार वह अक्टूबर में घटित हुई, तो बोल्शेविक क्रांति को ही अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना गया। अगला सवाल, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? सर्वहारा वर्ग समाज के ऐसे वर्ग को कहा जाता था जो बिल्कुल ही दबे कुचले हुए थे। समाज में ना तो उनकी कोई पहचान थी और ना ही उनके पास कोई अधिकार था। उनका जीवन पूरी तरह से अभाव से घिरा हुआ था। समाज में ऐसे ही वर्गों को सर्वहारा वर्ग के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत किसान, मजदूर, लेखक एवं बुद्धिजीवी वर्ग के लोग आते थे। सर्वहारा वर्ग वे सभी वर्ग को कहा गया जिनकी जीवन में अभाव बहुत थी, जिनके पास ना खुद का अपना पहचान था और ना ही अपना कोई अधिकार था। बहुत ही दबे कुचले हुए लोग थे, जिसके अंतर्गत क्या क्या आते थे? किसान आते थे, किसान का पहले वैल्यू कोई नहीं देता था। मजदूर, लेखक, यहाँ तक कि बुद्धिजीवी वर्ग, जिसके अंतर्गत हम मिडिल क्लास लोग, मध्य वर्गीय, ये भी हम लोग बुद्धिजीवी वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी वो भी सर्वहारा वर्ग के अंतर्गत ही पहले आते थे। अगला सवाल है, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? यानी रूस में जब क्रांति हुई उससे पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसे थी? तो जाहिर सी बात है, जब क्रांति होगी तो क्रांति क्यों होती है? जब स्थिति बदतर होगी तभी ना क्रांति होगी। तो क्रांति से पूर्व रूस में किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, यानी बद से बदतर थी। उनके पास ना तो रोजगार था और ना ही जीवन जीने का कोई साधन। उनका जीवन अभाव से घिरा हुआ था। उनकी खोज खबर लेने वाला भी कोई नहीं था। सच कहा जाए तो उनका जीवन अत्यंत ही बदतर था। कहना वही है कि रूस की क्रांति से पहले रूस के जो किसान थे उनके पास कोई रोजगार भी नहीं था और जीवन जीने का कोई साधन भी नहीं था। तो रियल मायने में कहा जाए कि उनका जो जीवन था वह बद से भी बदतर था। अगला सवाल, रूसी क्रांति के कारणों का वर्णन करें। यानी रूसी क्रांति होने के पहले कुछ प्रमुख कारण होंगे, उनके बारे में हमको पढ़ना है। रूस की क्रांति विश्व में होने वाली महत्वपूर्ण क्रांतियों में से एक है। इसके कई प्रमुख कारण थे।
ये लैंग्वेज हम लोग हर एक क्रांति में लिखेंगे तो हमारा जो लाइन है वह बढ़ जाता है और नंबर मिलने का चांस भी बढ़ जाता है। अब उसके बाद पॉइंट के रूप में देखते हैं, जार की निरंकुशता। जार का अर्थ हम बता दिए थे, रूस के सम्राट। रूस के सम्राट की निरंकुशता कहने का मतलब है कि उस पर किसी का भी कोई अंकुश न हो, उस पर किसी की बात का कोई प्रभाव न हो, वो अपना मनमौजी हो। जरीना की अयोग्यता। जरीना कौन थी? तो जरीना थी रूस की रानी। रासपुतिन का प्रभाव। अगला, रूसीकरण की नीति। किसानों एवं मजदूरों की बदतर स्थिति। रूस जापान युद्ध एवं रूस की पराजय, यानी रूस जापान युद्ध में रूस जब हार गया था तो यह भी एक कारण बना था रूसी क्रांति होने का। अतः कहा जा सकता है कि रूस की क्रांति होने के यही प्रमुख कारण थे। अगला सवाल है, रूसीकरण की नीति क्या है? अभी हम इसमें पढ़ें एक रूसीकरण की नीति जिससे हमको रूसी क्रांति होने का कारण बना था। आइए जानते हैं। रूसीकरण की नीति जार निकोल्स द्वितीय के द्वारा रूस के नागरिकों पर जबरन थोपी गई एक गलत नीति थी, जो वहां के लोगों को इसे मानना बिल्कुल ही स्वीकार नहीं था। इस नीति के द्वारा रूसी भाषा, रूसी संस्कृति, रूसी धर्म एवं रूसी विचार को जबरन थोपा गया। रूसीकरण की नीति, इसमें हम लोग को याद रखना है कि ये एक ऐसी नीति थी जिसमें जितने भी जनता लोग थे उनको कहा गया कि आप रूसी भाषा को अपनाएंगे और किसी भाषा को नहीं अपनाएंगे, सिर्फ रूसी भाषा को अपनाएंगे, रूसी संस्कृति को अपनाएंगे और रूसी धर्म को अपनाएंगे, विचार भी, रूसी विचार को भी अपनाएंगे। तो रूसी की जब आपको कह दिया जाए कि आप सिर्फ एक ही को चीज़ को मानिए, वो आपको पसंद नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्रांति होगी ही होगी। तो रूसीकरण लाया कौन था? जार निकोल्स द्वितीय। जार रूस का सम्राट जो था निकोल्स द्वितीय, वही रूसीकरण की नीति लाए थे। और यह इससे क्या हुआ था कि इसमें रूसी भाषा, रूसी संस्कृति, रूसी धर्म और रूसी विचार को जनता लोग पर जबरन थोपा गया था। तो इसी गलत नीति को ही रूसीकरण की नीति के नाम से जाना गया। अगला, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? यानी कि रूसीकरण की जो नीति हुई थी वह क्रांति के लिए कहाँ तक पहुंची थी? तो रूसीकरण की नीति रूस की क्रांति हेतु उत्तरदायी थी। कारण तो थी, यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि वहां के राजा ने वहां के लोगों की भावना को समझे बिना ही उन पर जबरन रूसीकरण की नीति को थोप दिया, जो उन्हें कतई पसंद नहीं था। यही कारण था कि रूस की जनता राजा की विरोधी हो गई और क्रांति होकर रही। कहने का मतलब है कि जो रूसीकरण की जो नीति थी जिसमें अपनाया गया रूस की भाषा, रूसी संस्कृति, रूसी धर्म और रूसी विचार, वह अब वहाँ के लोगों को मतलब ये चीज़ नहीं था कि हम सिर्फ रूसी धर्म ही अपनाएं। उन लोगों को भी होगा कि धर्म हम अलग अलग भी अपना सकते हैं, स्वतंत्रता होनी चाहिए। मगर जो वहाँ का जार निकोल्स द्वितीय था वही जबरन उन पे थोप दिया बिना उनसे कुछ बात विचार किए। तो यह कारण था कि रूस में क्रांति हुई। तो ये उत्तरदायी तो था ही। अगला, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि इस व्यवस्था के अंतर्गत समाज के सभी संसाधनों पर समाज के सभी वर्गों के समान अधिकार की परिकल्पना की गई थी, जबकि ऐसी परिकल्पना पूंजीवादी व्यवस्था में नहीं थी। वहाँ एक व्यक्ति का स्वामित्व होता था, जबकि यहाँ सभी वर्गों का स्वामित्व होता है। देखिए, साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी। इस कहने का मतलब हो गया कि जो साम्यवाद हुआ वह सिर्फ एक लोगों का नहीं हुआ, यह पूरे समाज का हो गया, समाज का हो गया। और जो पूंजीवाद था वह स्पेशल किसी एक व्यक्ति का, वह व्यक्तिगत था। पूंजीवाद वह स्पेशल एक व्यक्ति का था, वह व्यक्तिगत था। तो जब साम्यवाद आया तो वह भी एक आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, क्योंकि समाज के लोगों के द्वारा ही होगा। तो यही बोला कि साम्यवाद एक नई आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था थी, यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि इसमें जो समाज के सभी जितना भी संसाधन हुए उनका उपयोग हम एक नहीं समाज के सभी वर्गों के लिए था। और पूंजीवाद में था कि जिसके पास पैसा है, साधन सिर्फ उसी के लिए है, तो उस पर अधिकार सिर्फ एक का था। तो साम्यवाद एक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। अगला,
लेनिन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो लेनिन के बारे में हम दो चीज याद रखेंगे कि इन्होंने 1921 ईस्वी में नेप NEP नई आर्थिक नीति न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कहने का मतलब है नई आर्थिक नीति का गठन किया था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वह 21 जनवरी 1924 ईस्वी को। अब आइए जानते हैं इनके बारे में। लेनिन का पूरा नाम व्लादिमीर इलिच उल्यानोव था। लेनिन इनका क्रांतिकारी नाम था। लेनिन एक महान साम्यवादी नेता थे जिसने रूस की क्रांति में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। लेनिन का जन्म 22 अप्रैल 1870 ईस्वी में हुआ था। वह गरीबों के मसीहा थे। उसने एक नारा भी दिया था, भूमि, शांति और रोटी। उसके द्वारा ही मार्च 1921 ईस्वी में नेप यानी कि नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का निर्माण किया था ताकि वहाँ के लोगों के जीवन को सुखमय बनाया जा सके। लेकिन लेनिन की मृत्यु 21 जनवरी 1924 ईस्वी में हो गई थी। यानी इनका जन्म 1870 में हुआ था और मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। उसके अंतर्गत 1921 ईस्वी में उन्होंने NEP यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी का निर्माण किया था। यही है लेनिन का संक्षिप्त वर्णन। अभी आया नेप। नेप क्या है? नई आर्थिक नीति से आप क्या समझते हैं? ये सब सवाल भी आई है। लेनिन क्या है? ये भी आपका सवाल भी आई है। लेनिन कौन थे? तो रूस के नवनिर्माण के लिए, रूस की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस दिलाने के लिए, रूस के लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए तथा रूस के विकास के मार्ग को आगे ले जाने के लिए लेनिन ने मार्च 1921 ईस्वी में जो महत्वपूर्ण नीतियां बनाई थी उसके द्वारा बनाई गई इन्हीं नीतियों को नई आर्थिक नीति या नेप के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण कौन किए थे? लेनिन किए थे। कब किए थे? मार्च 1921 ईस्वी में। क्यों किए थे? रूस के नवनिर्माण के लिए, रूस की खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने के लिए, रूस के लोगों के जीवन को सुखमय बनाने के लिए और रूस के विकास के मार्ग को आगे बढ़ाने के लिए ही नेप का निर्माण किया गया था। मार्च 1921 ईस्वी में किसने किया था? लेनिन ने। ये 3 पॉइंट याद हो गया तो नई आर्थिक नीति के बारे में आप लिख सकते हैं। अगला है, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था कैसे? नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। यह कथन पूर्णतः सत्य है क्योंकि लेनिन ने मार्च 1921 ईस्वी में एक नई आर्थिक नीति बनाई थी जिसमें उसने पूंजीपति के हितों की बात भी की थी। लेनिन वास्तविक में पूंजीपतियों का घोर विरोधी था, परंतु उसे ऐसा लगा कि यदि हम शासन के प्रारंभिक दिनों में ही पूंजीपतियों से टकराव ले लेंगे तो हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए उसने समझौता करना ही बेहतर समझा, जबकि वह मार्क्सवाद का कट्टर समर्थक था। जो नई आर्थिक नीति है वह मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। समझौता किस लिए था? क्योंकि नई आर्थिक नीति में जो जिक्र किया गया था वह पूंजीपति के लिए भी जिक्र किया गया था। पूंजीपति के लिए भी बात की गई थी। लेकिन जो लेनिन थे, लेनिन पूंजीपतियों के घोर विरोधी थे। अब विरोधी हो गया तो इनको तो पसंद था शुरू में कि नहीं, हम नई आर्थिक नीति में पूंजीपतियों को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन इन्हें लगा कि अगर हम पूंजीपतियों से शुरू में ही टक्कर ले लेंगे, टकराव ले लेंगे, लड़ाई मोल ले लेंगे तो हम अपनी प्रयास में कभी सफलता नहीं कर सकते हैं। जो हमारा सोच है वो हमको कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए इन्होंने पूंजीपतियों के साथ समझौता करना ही बेहतर समझा। इसी को नई आर्थिक नीति जो हुआ नेप, वह मार्क्सवादी सिद्धांतों का समझौता हो गया उनके साथ, जबकि लेनिन जो थे मार्क्सवादी सिद्धांतों के कट्टर समर्थक थे। अगला, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया कैसे? तो कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध पहले कब हुआ था ये जानते हैं। 1914 से 18। 1914 से 18
1914 टू 1918 कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक चला था। इसमें रूस की पराजय हो गई थी। तो वह रूस की क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, कैसे, वही जानते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय रूसी क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि एक तो रूस की जनता पहले से ही नाराज थी और इस घटना ने उनके जले हुए घाव पर नमक छिड़का, क्योंकि राजा ने लोगों को ध्यान को भड़काने के लिए बिना तैयारी किए ही रूस को प्रथम विश्व युद्ध के आग में झोंक दिया, जहां जापान के हाथों रूस की बुरी तरह हार हो गई। इस घटना ने लोगों के क्रोध को और ज्यादा भड़काया और अंततः क्रांति के मार्ग को प्रशस्त किया। कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध में जो रूस की पराजय हुई थी, वह रूस की क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया, यानी रूस की क्रांति होने का एक कारण बना। यह कथन पूर्णतः सत्य है, क्योंकि एक तो रूस की जनता तैयार नहीं थी और अपने राजा से अपने नाराज थी। लेकिन राजा जो हुआ था, रूस का जो जार हुआ, सम्राट हुआ, वो बिना तैयारी किए हुए रूस को प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया। कहा कि नहीं, आप प्रथम विश्व युद्ध में लड़िए, और तैयारी है ये नहीं है, तो जाहिर सी बात है हार जाएंगे। तो जापान के हाथों से रूस की जो हुई, बहुत बुरी तरह से हार हुई। तो अब जनता के मन में ये आया कि एक तो हम तैयारी भी नहीं किए और आप हमको लड़वा दिए, और लड़वाने के बाद हरा दिए, हमारी जनता लोग बहुत मारी गई। तो इसकी वजह से उनमें क्रोध आया और क्रांति होकर रही। तो हम बोल सकते हैं कि रूस की क्रांति के कारण ये भी हो सकता है कि प्रथम विश्व युद्ध में रूस की हार, ये भी हमारा रूस की क्रांति का कारण हो गया। तो इसी के साथ हमारा यह लेसन समाप्त होता है। अगर समझ आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।